Hello everyone. In this video, we will start from the preamble chapter. So let's begin. The very first question. The preamble secures to all its citizens of India equality of status and opportunity. Which of the following provisions of the Constitution is based on right to इक्वालिटी? ठीक है, हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि कई लोग क्या होता है कि सिर्फ इसको इतना पढ़ लेते हैं कि सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ है जो राइट टू इक्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, पर हम ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये देखो ये वाली लाइन फिर इन्होंने ऐसे ही दे दी. ठीक है, अपन ये सोचेंगे, अपन इसको इग्नोर कर देंगे कि इन्होंने ऐसे लिखा होगा और हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है. अगर हम सीधा ऐसे देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी इनमें से कौन सा प्रोविजन करता है तो हम बताती हूँ आपको किस किस को टिक करेंगे अपन. तो हम लोग टिक करेंगे इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक सेकेंड अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू मैरी बाय वंस चॉइस. क्योंकि इसको नहीं करेंगे, एक सेकेंड, इसको नहीं करेंगे क्योंकि राइट टू मैरी बाय वंस चॉइस इसमें इक्वालिटी कहाँ आ रही है. अपन ये भी इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैन और वुमेन की इक्वालिटी, और वो ऐसा कुछ नहीं है ना. इसमें सिर्फ चॉइसेस की बात की है. इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की है कि वुमेन की चॉइस या मैन की चॉइस या फिर लोअर कास्ट की चॉइस, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने इसमें. ठीक है, डायरेक्ट अ चॉइस ऑफ वंस चॉइस. ठीक है, किसी की चॉइस की बात हो रही तो ये इक्वालिटी में नहीं आएगा. ठीक है, तो अब इसमें से इक्वालिटी में से कौन कौन सा आएगा? 1, 3 और 4. अरे बात समझ में. तो ऐसे बोला है कि जैसे प्रेम्बल में दिया हुआ है ना इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके कॉन्टेक्स्ट में या फिर ये दिया हुआ है, ये इक्वालिटी के बेसिस पे ही दिया है. तो इनमें से कौन सा है जो राइट टू इक्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है? ठीक है, तो ये तीनों कर रहे हैं. समझ आ गया कि ये क्यों नहीं कर रहा है और ये क्यों नहीं कर रहा है? ये तो कोई सोशल इविल है ना यार, उसके अगेंस्ट में है. इसमें इक्वालिटी से कोई वो नहीं है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो किसी की भी हो सकती है, किडनैपिंग किसी की भी होती है. वो ये नहीं देखते हैं कि जिस बच्चे की किडनैपिंग की जा रही है वो कौन सी कास्ट का है. ठीक है, वुमेन्स की किडनैपिंग होती है, नहीं देखते हैं वो. ठीक है, कि भाई कहाँ से ला रहे हो या क्या बैकग्राउंड है वुमेन का, वो किसी को भी बस उनको मतलब होता है अपने काम से. या फिर लोअर कास्ट के ही सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, नहीं, वो कहीं से भी उठा लेते. तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सर्टेन ग्राउंड पे वो करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. वो कभी भी किसी का भी कैसे भी किया जा सकता है. ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है. फर्स्ट 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is based on objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru and the Constituent Assembly. सही है बिल्कुल. ठीक है, उसके अंदर द प्रियम्बल प्रोवाइड्स ग्रेटर राइट्स टू सिटीजन्स देन दोज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि जितने राइट्स प्रियम्बल में है वो ग्रेटर राइट्स देते हैं देन मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, ये थोड़ा सा है ना कंपैरिजन सा आ गया कि भाई प्रियम्बल ज़्यादा बेटर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. ये हम नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि जहाँ तक है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ कैरी करते हैं. ठीक है, तो वी कांट कंपेयर कि भाई इसमें ज़्यादा है या ये. और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये सिर्फ नाम पड़ गया बट ये एक स्पीच थी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक स्पीच थी जो कि नेहरू जी ने दी थी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे. तो इस स्पीच को उन्होंने ड्राफ्ट किया, मतलब एकदम फिल्टर करके एज प्रियम्बल. ओके, तो इसको ड्राफ्ट किया एज अ प्रियम्बल किया हमने. तो अब एक बात बताओ, किसी ने स्पीच दी है अगर, तो वो स्पीच ज़्यादा लेंथी होगी या उसका आउटपुट जो हमने शॉर्ट फॉर्म में समरी बना दी है वो? ऑफकोर्स सी बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसमें ग्रेटर राइट्स मेंशन किए गए होंगे. ठीक है, स्पीच में ज़्यादा एक्स्ट्रा बोला गया होगा. तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अपन इस पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये इसने उल्टा रख दिया यहाँ पे, तो ये गलत है कि प्रियम्बल डज नॉट प्रोवाइड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड्स ग्रेटर राइट्स टू द सिटीजन्स. ओके, तो पॉइंट थर्ड देखते हैं. पहली बात तो हमारा सेकेंड गलत हो गया, तो ये वैसे भी गया. थर्ड देख लेते हैं. The objective resolution also provided the date of commencement of the constitution as 26 January 1950 to mark the 20th anniversary of declaration of पूर्ण स्वराज. ये बहुत ही ऐसे ही कुछ भी इनका मन किया इन्होंने अपनी तरफ से बना के दे दिया. मैंने अभी बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक स्पीच थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे नेहरू जी ने दी थी. अब उस स्पीच में उनको थोड़ी पता था कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा कि हम 1950 26 नवंबर के आसपास कंप्लीट हुआ था ना ये, जिसको हमने अडॉप्ट किया था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को. तो इनको थोड़ी पता था कि 26 नवंबर 1949 तक और 1946 को हुई थी असेंबली. ठीक है, जब ये स्पीच दी थी नेहरू जी ने, तो इनको ये थोड़ी पता था कि अब मैं स्पीच दे रहा हूँ एग्जैक्टली इतने टाइम बाद 26 नवंबर 1946 को ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे हम और अडॉप्ट भी कर लेंगे. उनको थोड़ी पता था ये उस टाइम पे.
तो ये बहुत ही ऐसी गलत बात है, कुछ भी लिख दिया इन्होंने पूर्ण स्वराज से कनेक्ट करके, और ये चाह रहे हैं कि इसको जैसे तैसे करके क्वेश्चन को मतलब पॉइंट को सही करना कि भाई फंस जाए बच्चे इस ट्रैप में कि भाई यहाँ पे मेंशन है पूर्ण स्वराज और कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे 26 जैन से और फिर ऐसे बोल देंगे कि हाँ भाई शायद मेंशन किया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में? थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल इज करेक्ट। ठीक है, सिर्फ करेक्ट बताना हमको। अब देखो, प्रियम्बल प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताता है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम अथॉरिटी हैं, हम सोर्स हैं, हमसे आया है, हम दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन खुद को। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर हम लोग खुद को ये वो देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा होता है, तो हम अथॉरिटी है। प्रियम्बल में ये मेंशन है, सोर्स मेंशन है, अथॉरिटी मेंशन है कि जो इंडिया के जो लोग हैं वही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है पहला ही, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स है। प्रियम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, फेथ। फेथ मेंशन है, अपॉर्चुनिटी नहीं है ये, फेथ। ठीक है, आज़ादी किस चीज़ की? अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप को एक्सपेंड करने की। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये चीज़ें ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में क्या लिखा है इन्होंने? अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है, लिबर्टी के साथ नहीं है अपॉर्चुनिटी, ये इक्वालिटी के साथ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 44th, नहीं, ऊपर हम इतनी बार देख के आए पिछले जो चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें कि ये 42nd अमेंडमेंट से हुआ था और एक ही बार हुआ है। ये बात ठीक है इनकी कि इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस इट वॉज अमेंडेड, बट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय 44th। ओके, उसके बाद में इन द बेरूबारी यूनियन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, बेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। आ रही बात समझ में? तो ये केस इंपॉर्टेंट है, इस केस को याद रखना कि बेरूबारी यूनियन केस में बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इक्वालिटी एज मेंशन इन द प्रियम्बल। इक्वालिटी जैसा मेंशनड है प्रियम्बल में उसको हमें डिस्क्राइब करना है। इक्वालिटी मैंने ऊपर अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, फिर भी देखते हैं। द प्रियम्बल मेंशन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ना कि इक्वालिटी। ये थोड़ा सा ट्रैप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कैसे कैसे ट्रैप किया जा रहा है। उसके बाद में इट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सही बात है, ये यही सिग्निफाई करता है कि किसी एक सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाए, जैसे किंग्स और क्वींस या उनके बच्चों को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएं। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब देखो, एक सेकेंड, कहाँ थे हम? फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं। ये वाला सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी मेड अंडर आर्टिकल 16 एमिनेट्स फ्रॉम दिस। ओके, आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिले सबको इक्वली, वही मेंशन है। तो ये ऐसे कह रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन मेंशन है प्रियम्बल में, ये आर्टिकल 16 में 16 के थ्रू वो किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये सही बात है, थर्ड वाला सही है, सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, हिंदी में इसको ऐसे समझ लो कि इसको भाईचारा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक सेकेंड, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की मेंटेन रहे। ठीक है, जो प्रियम्बल में मेंशन है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ, और एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे। ठीक है, कि भाईचारा मेंटेन करें बट इंडिविजुअल की डिग्निटी को ध्यान में रख के और यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के। पता चले हम फ्रेटर्निटी निभा रहे हैं और हम अपने जो सीक्रेट्स अपनी कंट्री के वो हम दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उसमें से यूनिटी और इंटीग्रिटी हार्म हो रही है इंडिया की। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम भाईचारा निभा भी रहे हैं तो उसमें डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखना, फ्रेटर्निटी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम, हमारा क्या है, 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 51A ड्यूटीज़ है,
और उसमें है ही फ्रेटर्निटी वाला, भाईचारा वाला, मतलब ब्रदरहुड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट तो है ही, फर्स्ट ये वाला हटा दो फिर, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें। सेकंड देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 18 जो है ना वो टाइटल से रिलेटेड है, किंग्स और उनके टाइटल, वो नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते ना, ये वो वाला है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। और आर्टिकल जो ये है 38, ये ऐसे बोलता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात करता है, ये फ्रेटर्निटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्म लिबर्टी मेंशन इन द प्रीएम्बल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फिर से वही आ गया स्टेटमेंट। फेथ, बिलीफ, फेथ वर्शिप, यहाँ क्या आना चाहिए था, बिलीफ। अपॉर्चुनिटी किसमें, इक्वालिटी में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद में पहले देख लो, इसमें इनकरेक्ट बताना है हमें सिर्फ, तो 1 तो इनकरेक्ट है, तो इन 2 को हटा दिया, बाकी 3 और 4 सही होंगे। पहले इनको देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुल्ली, ठीक है। ये लिबर्टी हेल्प करती है कि किसी इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए फुल्ली, तो ये वाला सही है। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबर्टी ज़रूरी है, लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने पॉइंट्स रखें, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी विल फेल। तो फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी लिबर्टी इज एसेंशियल, ठीक है। तो 3rd and 4th इज द करेक्ट। सेकंड इज लिबर्टी कैन नॉट बी अचीव्ड विद द एब्सेंस ऑफ द लॉज, ये करेक्ट है, ठीक है। आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। एक सेकंड, ये करेक्ट है, तो आंसर इज़ 1, क्योंकि 1 इनकरेक्ट है। ये क्यों सही है, क्योंकि देखो अगर सबको लिबर्टी दे दी और कोई लॉज नहीं बनाए गए, ठीक है, और मेरी जैसे मान लो मेरे पास लिबर्टी है कि मैं खुलेआम कुछ भी करूँ, तो मैं आपको आके चांटा लगा रही हूँ, मैं चोरी कर रही हूँ, आपको चांटा लगा रही हूँ, आपका टिफिन खा रही हूँ, आपका मैं चोरी कर रही हूँ, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लॉज नहीं है। तो लिबर्टी अचीव नहीं की जा सकती है इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, ठीक है। वरना मेरी लिबर्टी से आपकी लिबर्टी हार्म करेगी, तो वो नहीं होता। लॉज आर नेसेसरी फॉर लिबर्टी, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 7 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस एज एनविसेस्ड इन द प्रीएम्बल, ठीक है। सोशल जस्टिस जो प्रीएम्बल में मेंशन है, इनमें से कौन सा आर्टिकल उसको रिफ्लेक्ट करता है, हमें बताना है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें से गलत है पॉइंट्स। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा। देखो 17 है अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये है वेलफेयर स्टेट वाला। 39 ए वाला क्या था, ये फ्री लीगल एड वाला, एक सेकेंड, फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या है, एक सेकेंड, हाँ, ये मटर्निटी से रिलेटेड है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन भी वर्किंग के लिए। उसके बाद में आर्टिकल 49, ये मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 50 वो यूनिटी इंटीग्रिटी इंटरनेशनल लॉ, उस हिसाब से, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो 51 था, सॉरी। आर्टिकल 50 था सेपरेट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने देख लिया। अब इनमें से हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। आर्टिकल 17 करता है अनटचेबिलिटी, उसके बाद में आर्टिकल 38 भी कर रहा है, उसके बाद में फ्री लीगल एड करता है कि भाई जो पुअर है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, तो वो सोशल जस्टिस में ही आ गया। उसके बाद में जस्ट ह्यूमन कंडीशन, ये भी होना चाहिए कि भाई जो वर्कर्स है, जो चाहे कहीं पे भी काम करें, उनको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मिलना चाहिए काम करने का, और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, तो ये सही है। अब मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस का जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, जुडिशरी सेपरेट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। जब हमें फ्री लीगल एड मिल रही है पुअर लोगों को, तो हमें जुडिशरी सेपरेट हो इंटीग्रेटेड हो हमें मतलब नहीं है। हमको फ्री लीगल एड मिलने से जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, हमको सिर्फ चाहे मेथड जो भी हो जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये चारों ठीक है, ये दोनों गलत है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब 8 देखते हैं, एक सेकेंड पहले देख लें कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है और करेक्ट ही बताना है, ठीक है। देखते हैं हम। द प्रीएम्बल हैज़ बिन अमेंडेड ओनली वंस सो फार अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, ये सही है, एक ही बार अमेंड हुआ है और उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, तो ये वाला सही है। सेकंड देखते हैं, एक सेकंड, जब हमारा फर्स्ट ही सही है तो हम देख लेते हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, तो सेकंड गलत होगा। फिर भी देखते हैं सेकंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस हैज़ हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, देखो ये ना प्रियम्बल वाले जो केसेस थे वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेरूबारी यूनियन केस में बोला था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में बोला था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और केस आया था, आई थिंक, एक सेकेंड, मुझे वो याद नहीं आ रहा, एम.एन. रॉय करके, पता नहीं, आगे एक 3rd नंबर एक केस और था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे आएगा तो मैं बता दूंगी आपको कि 3rd वाला। और ये ध्यान रखना, बेरूबारी में बोला था नॉट पार्ट, और केशवानंदा भारती केस में बोला था इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल्स जो केस था ना वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था, प्रियम्बल से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये वाला जो है ये गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 3rd देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ 3rd देखते हैं कि ओरिजिनल प्रियम्बल डिड नॉट इंक्लूड द वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी वर्ड नहीं मेंशन है, ठीक है, ये इतना होता तो सही होता, यूनिटी वर्ड मेंशन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 3rd भी गलत कर दी इन्होंने, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 9th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म सेकुलर एज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म सेकुलर जो मेंशन है प्रियम्बल में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक बार इसको, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, ध्यान रखना। द टर्म वॉज एडिड बाय द 44th अमेंडमेंट, नहीं, हमने अभी देखा था, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये वाला 42nd अमेंडमेंट सब तो आपको रट गया होगा, इतनी बार कर चुके हैं हम ये। तो फर्स्ट गया, फिर देखो इंडियन सेकुलरिज्म प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वो फ्रेंच में होता है, फ्रांस में, मतलब फ्रांस में होता है, इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में कॉपरेशन चलता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है ना, वो फ्रांस में होता है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। 3rd देखते हैं, अगर ये आप ऐसे भी नहीं याद हो आपको स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, स्टेट कोई रोल नहीं करता रिलीजन में। अभी राम मंदिर बनवाया था, मतलब राम मंदिर का उद्घाटन किया था, तो स्टेट के इतने सारे लोग वहाँ प्रेजेंट थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। तो वो सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओ कि स्टेट पार्टिसिपेट करता है रिलीजन में, आ रही है बात समझ में। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है इंडिया में। उसके बाद में आर्टिकल 15, 16, 44 प्रोमोट सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। 15 हमें पता है, 16 हमें पता है, 16 अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी, एजुकेशन में इक्वालिटी, ठीक है, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो 3rd बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 10th देखते हैं। अब यहाँ ऐसे बोला है कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, हमें बताना है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये इनको प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं बारी बारी से। देखो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है आर्टिकल 16 में, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद में लिबर्टी ऑफ बिलीफ आर्टिकल 25 रिलीजन वाले में आता है। उसके बाद में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने वाला, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 1 2 3 तीनों ठीक है। 4 देखते हैं, सोशल जस्टिस आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ, और फिर राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये है ना कहीं ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अगर प्रोवाइड हो रही है चिल्ड्रंस को, तो सोशल जस्टिस ही प्रमोट हो रहा है ना इससे, 21A से, ये तो 21 है, चलो, तो सोशल जस्टिस तो प्रमोट हो रहा है ना एजुकेशन से। तो 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स, एक सेकेंड, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो ना सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर और ना ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखो इतना ठीक था, नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर की पावर नहीं है कि प्रियम्बल में देख के वो कुछ भी लॉ ला रहे हैं कि प्रियम्बल में मेंशन है और हमें उसको फुलफिल करना है तो हम उसको ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रियम्बल सोर्स नहीं है ये आप कह सकते हो, पर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये नॉट यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया, ये गलत है, तो फिर ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इसको, प्रोविजंस ऑफ द प्रियम्बल आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये ठीक है। देखो कोर्ट क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो रेफरेंस ले सकते हैं प्रियम्बल का, ठीक है। कोई जैसे कोई लॉ है उनको नहीं समझ आ रहा है कि सही है या गलत है, तो फिर वो प्रियम्बल से रेफरेंस ले सकते हैं कि इसको सही माने या गलत माने, पर अपन
कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई प्रियम्बल में मेंशन है कि हमें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस मिलना चाहिए और आपने अभी तक हमें ऐसा हुआ नहीं है इंडिया में, तो भाई हम कोर्ट में केस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, वो प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है स्टेट्स के पास। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है कि प्रियम्बल नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब और कौन सा है जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है? डीपीएसपी भी नहीं है, याद रखना, डीपीएसपी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। थर्ड देखते हैं, प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है, प्रियम्बल अमेंड भी हो सकता है जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था 42nd अमेंडमेंट से, और ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो थर्ड गलत हो गया ना, सेकेंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में 12th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रियम्बल इज करेक्ट। चार पॉइंट्स हैं, इन चारों में से एक बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। द प्रियम्बल प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिपीट हो गया शायद। ये यहाँ पे हमने किया था, ये रहा प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट, सेम चीज़ है ना, सेम बेरूबारी यूनियन केस वाला, तो ये रिपीट कर दिया इन्होंने यहाँ पे, तो इसको अपन स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर रिपीटेड है। उसके बाद में 13th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स दैट प्रियम्बल रिवील्स। इनमें से प्रियम्बल क्या क्या रिवील करता है। ठीक है, हमें ये बताना है, तो चलो इसको देखते हैं। देखो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है। अब आगे देखते हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बताया है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये तीनों तो है। फोर देखते हैं, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आप इसमें क्या करोगे, इसको टिक कर दोगे कि हाँ 26 नवंबर दी हुई है डेट 1949, और ये भी सही है। पर नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा 1, 2 एंड 3। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपने इसको वर्ड को ढंग से पढ़ा ही नहीं। एनफोर्समेंट है ये, देखो ये एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट नहीं, अडॉप्शन लिखा होता है यहाँ पे, तो ये सही हो जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्शन की जो डेट है वो मेंशन है प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949। ठीक है, पर एनफोर्समेंट की डेट नहीं मेंशन है। अरे बात समझ में, तो ये गलत है, थोड़ा सा फ़र्क होता है अडॉप्शन में। अडॉप्शन कब हुआ था? 26 नवंबर को। ठीक है, और ये एनफोर्समेंट, कमेंसमेंट, ये दोनों वर्ड सेम है, ये हुए थे 26 जैन को। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले में आंसर क्या है? बी। 14 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस इन द प्रियम्बल। ठीक है, जो जस्टिस प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन है उससे रिलेटेड में बताना है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस means that the constitution wants to create a society without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, religion, etc. Social justice means no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income and economic status. अब आप खुद देखो, इकोनॉमिक्स जस्टिस ये नहीं है कि भाई पीपल को नो डिस्क्रिमिनेशन बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ये होगा ना। और सोशल जस्टिस क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन किस पे नहीं करना है? कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन पे। तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, थर्ड देखते हैं, एक सेकेंड, ये गया, ये गया, ये गया, थर्ड आंसर आई है हमारा, फिर भी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। सही डेफिनेशन दी है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन 15th देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म जस्टिस इज मैंशनड। ठीक है, इनमें से कौन से में जस्टिस मैंशनड है? ये 4 है, और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में नहीं है। अब ध्यान से देखना, प्रियम्बल में मेंशन है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और प्रियम्बल में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है कि नहीं है? एक सेकेंड, डीपीएस में मेंशन है जस्टिस, फ्री लीगल एड वाला जो पॉइंट है ना, आर्टिकल 39 वाला, उसमें मेंशन है। ठीक है, तो वहाँ मेंशन है टर्म जस्टिस पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन सी चीज़ इनमें से जस्टिस रिफ्लेक्ट कर रही है, सीधा सीधा ये बताना है कि जो टर्म जस्टिस है ना वो कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और 4 में तो आ रहा है, अब फर्स्ट और 4 जहाँ साथ में है उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। अब यहाँ आ रहा है, फंडामेंटल राइट में तो नहीं आ रहा है, मतलब एलिमिनेशन से पता लग गया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आएगा कि नहीं आएगा? उसमें नहीं आता है, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करना स्टेट का काम है और ड्यूटीज़ हमारी है। ठीक है, ड्यूटीज़ हमारी है, हम ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं और जस्टिस स्टेट का काम है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा लो कि ये नहीं आंसर, 1 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब हमें पूछा है क्वेश्चन 16th में कि सॉवरेन से रिलेटेड हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही है। 3 पॉइंट्स है और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब देखेंगे सॉवरेन का मीन्स होता है कि स्टेट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट। देखो पहले मैं सॉवरेन बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के, ठीक है, स्टेट कोई भी लॉ कैसे भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर विद इन द बाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी या कोई भी एक्सटर्नल पावर आके उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या उस पर बाउंडेशंस नहीं लगा सकता कि आपको ये करना पड़ेगा। स्टेट किसकी बात मानेगा? सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो, और वो खुला है, कुछ भी कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो अब देखते हैं। इट मीन्स द स्टेट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज़ कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। ये बात ठीक है, नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज़ कंट्रोल ओवर इट। और एक सेकेंड, इतना ठीक है कि पर नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज़ कंट्रोल ओवर इट। एक्सटर्नल पावर, नो एक्सटर्नल पावर हैज़, बट इट मीन्स द स्टेट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट। पे लिमिटेड कंट्रोल है स्टेट का, ध्यान से पढ़ना। ये इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आपको लगेगी। एक सेकेंड, इसको हटा दूँ एक बारी। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझ आ गई इसकी, अब इसको ध्यान से देखना कि ये ऐसे कह रहा है। एक सेकेंड, इंडिया सॉवरेन आप सबको ये पता है, उसके बेसिस पे देखना, ठीक है। इसमें है कि इंडिपेंडेंट है स्टेट, लिमिटेड कंट्रोल क्यों? कोई भी सब्जेक्ट पे खुला कंट्रोल है एकदम। पहली बात तो इंडिपेंडेंट है इंडिया, खुला कंट्रोल है। दूसरी बात नो अदर अथॉरिटी, ठीक है, या एक्सटर्नल पावर। तो एक सेकेंड, एक्सटर्नल पावर तो नहीं है, एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नो अदर अथॉरिटी, तो सिर्फ एक्सटर्नल पावर और बाहर की कोई अथॉरिटी नहीं रूल कर सकती है, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको लिमिट कर सकता है। बाकी हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट है, मतलब लिमिटेड कंट्रोल नहीं, इंडिपेंडेंट है किसी भी सब्जेक्ट पे। कोई भी स्टेट पे खुला वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्लानिंग कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, खुला बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट है वो, लिमिटेड नहीं है और किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर में नहीं आता है। तो ये गलत है, ठीक है, कि भाई लिमिटेड कंट्रोल है किसी सब्जेक्ट पे। नहीं, ऐसा नहीं है, लिमिटेड कंट्रोल नहीं है। सिर्फ लिमिटेड किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लिमिटेड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बाकी एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उनके पास पावर है कि भाई वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्ट्रिक्शंस दिमाग में रख के कोई भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है, ऑन एवरी सब्जेक्ट। और कोई भी बाहर की अथॉरिटी या कोई भी एक्सटर्नल पावर का उस पर कंट्रोल नहीं है। सेकेंड देखते हैं, एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स द सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ विच मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट्स, ठीक है। यही है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। उसका मतलब कि जो सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ में है कि जो एक स्टेट की इंडिपेंडेंस है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन, मतलब कि भाई हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट है, आप हम पे वो नहीं कर सकते हो कि भाई आप अपना वो ला सकते हो। देखो दो टाइप की, देखो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है ना, दो टाइप की सोवरेनिटी होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है, एक इंटरनल सोवरेनिटी होती है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की कोई बॉडी, एक्सटर्नल पावर हम पर इन्फ्लुएंस नहीं जता सकती है, ठीक है। और इंटरनल सोवरेनिटी जो होती है वो टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द स्टेट, ठीक है। क्या हो रहा है पेन को? एक सेकेंड, सॉरी, बताती हूँ मैं एक बार फिर से। इंटरनल सिक्योरिटी लोग और उनके स्टेट्स के बीच में, एक्सटर्नल सोवरेनिटी बाहर वाले लोगों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, यही है यहाँ पे मेंशन कि सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ विच मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट्स। हमारी सोवरेनिटी हमारे पास, ठीक है, हम मतलब आज़ाद है, हमारे ऊपर किसी का दूसरे का बाउंडेशन हम लोग नहीं झेलेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर देखते हैं, अ कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इवन इट इज़ नॉट सोवरेन। ये गलत है, सॉवरेन नहीं है और उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। एक सेकंड मैं बताती हूँ। डेफिनेशन भी यही है कि सॉवरेन कंट्री वो होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई ऐसे रूल बुक है उसकी बात मान रही है और उसके थ्रू वर्क कर रही है, ठीक है, तभी वो सॉवरेन है, उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। पर मेरे हिसाब से ना ये नहीं होना चाहिए, ये इनकरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो वैसे तो जैसे ब्रिटेन है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट इट इज़ अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है, बट उसके पास ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शंस, सॉवरेनिटी की जो डेफिनेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड हो। पॉलिटिकली बता रही हूँ, मतलब ऐसे अपन बताते हैं ना, प्रैक्टिकली नहीं कह सकते इसको, ठीक है। बाकी सॉवरेन की डेफिनेशन देखेंगे उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक है, और नहीं उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। प्रैक्टिकली देखें तो स्टेटमेंट ठीक है।
प्रैक्टिकली एक स्टेटमेंट ठीक है, बट अगर सॉवरेनिटी की अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सॉवरेनिटी आ ही नहीं सकती सॉवरेनिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम करेंगे फिलहाल 2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग सॉवरेन, ठीक है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है सॉवरेन से रिलेटेड, अब बताना। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स, सही बात है, हम खुद ही करेंगे। इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लिमिटेशंस ऑन हर सॉवरेनिटी, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम अगर यूएनओ के मेंबर है तो हम पे कोई कंपल्शन नहीं है, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। देखो जैसे आपको अभी एग्जांपल देती हूँ, एस जयशंकर जी का आंसर आप सबको पता होगा, जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि भाई रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो आप लोग और हमने उस पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, फिर भी इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है, विच मीन्स कि इंडिया जो है वो फंड कर रही है वॉर को, रशिया यूक्रेन की वॉर को, ठीक है। तो एस जयशंकर ने कहा था कि हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम जो मर्जी कर सकते हैं फॉर द फेवर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। अगर यूरोप ने भी ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से, तब तो आपने ये क्वेश्चन नहीं किया उनसे, बट वाई फ्रॉम इंडिया, वी आर अ सोवरेन नेशन, वी कैन डू एज वी वांट फॉर आर इंटीग्रिटी, आर यूनिटी और आर सेफ्टी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था, आप देखना उनका बहुत सही आंसर था, जिसका पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उसको बहुत सराहाया था कि भाई वो एक असली मायने में आज़ाद मुल्क है, ऐसा करके उन्होंने बोला था, ठीक है। तो उस हिसाब से कौन ये वाला जो है ये गलत स्टेटमेंट है, इंडिया स्टिल सॉवरेन, कोई लिमिटेशंस नहीं है सच। उसके बाद में इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, ठीक है। इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, ये ठीक है, इंडिया आज़ाद है, हमने दिया भी है हमारा पार्ट, जैसे श्रीलंका का आइलैंड जिस पे अभी तक इशू चलता है, तो वो भी हमने दे दिया था, और हमने एक टेरिटरी भी सीड कर सकते हैं, जैसे हमने आई गेस सिक्किम, नहीं सिक्किम नहीं, गोवा जो हमने ली थी फ्रेंच से या पता नहीं ऐसे करके, जब आज़ादी मिल रही थी ना उस टाइम पे, आज़ादी के बाद, तो हमने कुछ टेरिटरीज हमने सीड की है कि भाई हमारे उसमें आ रही है टेरिटरी में, तो हमने सीड भी किया है और हमने हमारा पार्ट दिया भी है, उस टाइम के बात कर रहे हूँ, इस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो डी सही है बिल्कुल, और इसमें इनकरेक्ट बताना था ना हमें, तो सी वाला करेक्ट आंसर है। कितने क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ होने वाला है। 18 देखते हैं, द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमें पता है 42 एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है उसमें प्रियम्बल में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। आप सोशलिस्ट के रेफरेंस में बताना है, ठीक है। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रियम्बल बाय, ये ठीक है 42, इट मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज टू ऑल एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सही है, ये सोशल जस्टिस में आ रहा है। तो 19 का आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। 20 का देखते हैं हमारी, इनकरेक्ट बताना है, इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, ये भी ठीक है। जैसे कास्ट इश्यूज होते हैं ना कई बार सेम रिलीजन में, वो भी नहीं हो, ठीक है, सेकुलरिज्म में सब आता है, ठीक है। या फिर जैसे सिया सुनने वाला इशू रहता है मुस्लिम्स में, तो वो भी नहीं हो, और ऐसा करके, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। स्टेट ना एनफोर्स करेगा कोई एक रिलीजन, ऑल रिलीजन कर सकता है, कोई एक रिलीजन नहीं करेगा, ना वो टेक अवे कर सकता है कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिविजुअल की, ठीक है। इंडिविजुअल्स के राइट है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपोगेट, ठीक है, फंडामेंटल राइट है ये, तो ये भी ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू द फ्लेक्सिबल सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, स्टेट इंटरवीन्स इन ऑल रिलीजियस अफेयर्स, सारे के सारे, हम टीका लगाए नहीं लगाए, हम लोग जल चढ़ाए नहीं चढ़ाए, हम लोग नमाज 5 बार पढ़े नहीं पढ़े, कुछ भी किसी में हर रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट इंटरवीन कर रहा है, सबके लिए लॉस बनाए हैं। ये तो नॉर्थ कोरिया जैसा हो गया, वहाँ पे तो हेयर स्टाइल वाला भी वो बताता है कि भाई हेयर स्टाइल भी वहाँ से आता है कि ये हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते हो, ये रखना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है।
तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट बताना था ना इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बताना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, रूल ऑफ लॉ है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेटिक फीचर है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ये भी है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट, तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में आगे देखते हैं 22, फ्रेटर्निटी के रेफरेंस में बताना है हमें। इट एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऊपर बताया मैंने आपको, सेम यही लाइन उसमें मेंशन भी है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन प्रीएम्बल में दिया हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सही बात है, हमारे अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, ये सिंगल सिटीजनशिप है, वही ब्रदरहुड ये भाईचारे को प्रमोट कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके भी रखा हुआ है इसको। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अब जल्दी से देख लेते हैं 23rd, preamble was enacted by the constituent assembly because before the rest of the constituents to have clear vision of aspiration of the people। पहली बात तो यही गलत है, लास्ट में एकदम, ठीक है, आफ्टर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लास्ट में प्रियम्बल को ऐड किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो यही गलत हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, इन केशवानंदा भारती के सुप्रीम कोर्ट अगेन अपहेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला वर्ड गलत है, अगेन। केशवानंदा भारती केस फर्स्ट केस था, ठीक है, जहाँ पे ऐसे बोला था कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फर्स्ट केस था। अगेन हेल्ड नहीं किया था, अगेन तो वो दूसरा केस था जो मैं आपको बता रही थी ना, एक सेकेंड, कौन सा केस था, LIC केस, LIC केस था, उसमें ऐसे बोला था, अगेन दोबारा जो रिपीट किया था कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है, वो LIC केस में बोला था 1995 में बोला था LIC केस में दोबारा से कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है। पहले बेरूबारी यूनियन केस में बोला कि नहीं है, केशवानंद भारती केस में बोला है, और LIC केस में बोला कि हाँ भाई है, दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, ये गलत है, ये भी गलत था ना, डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 and 2, ठीक है। 24th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। 3 पॉइंट्स है, मैं इसमें बताना है अमेंडेबिलिटी से रिलेटेड। तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेंट इन द कैन बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। एक सेकेंड ना, स्टेटमेंट गलत बना दिया शायद। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेंट इन कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अच्छा, ये कह रहा है कि बेसिक एलिमेंट्स को भी आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है, कि प्रियम्बल अमेंड कर सकते हो और उसके अंदर अगर कोई बेसिक एलिमेंट्स है उसको भी आप अमेंड अल्टर कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, बेसिक एलिमेंट्स आप हटा नहीं सकते हो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल आर जस्ट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑन द प्रियम्बल आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। पहली बात, बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट हाँ वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सेकंड सही है हमारा, फर्स्ट गलत है। थर्ड देखते हैं, द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस, पहले यही गलत हो गया, एक ही बार अमेंड हुआ है 42 1976 में, सेकंड वाला गलत है, 44 में नहीं हुआ है, ठीक है। तो थर्ड गलत है, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।